सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 3-4 दिनों के द हिंदू की न्यूज़ देखने वाले हैं जो आपकी प्री और मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। साथ में आज यूपीएससी ने 2022 की जो ऑफिशियल आंसर की है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, वो भी जारी कर दी है, तो आप देख सकते हो। और जैसे इसमें यह है कि कुछ क्वेश्चन डिलीट भी किए, तो वो भी आप देखना। ऑफिशियल आंसर की से ये होता है कि थोड़ी तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो 2022 की जो आंसर की है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो पहला टॉपिक है, ये टॉपिक आपके कहाँ काम आने वाला है, ये आईआर में काम आने वाला है। किसको लेकर है? भारत और अफ्रीका संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। एक रिपोर्ट हाल ही में आई थी, उसमें बताया गया था कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम किस प्रकार अफ्रीका के साथ हमारे जो रिलेशन है अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हो कि अफ्रीका में चीन का जो है एक तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है। चीन कई प्रकार की अपनी पॉलिसी को वहाँ पे विदेश नीति को कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। तो ये टॉपिक आईआर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पहले भी आया था। यदि आप कंटिन्यू अच्छे आर्टिकल पढ़ते हो जो द हिंदू में आते हैं, तो आपका लगभग काम यहाँ से बन जाता है आईआर को लेकर। और वैसे भी जो न्यूज़पेपर है वो मेंस के एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा कंटेंट आपका यहाँ से, आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अफ्रीका के साथ हम किस प्रकार अपने संबंध बना सकते हैं। जैसे ये बात भी सही है कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये यहाँ पे लगभग विश्व की जो 17% जो आबादी रहती है, तो आपको ये पता है कि उस आबादी को जितने भी अन्य देश हैं एक तरह से उपभोक्ता के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत भी अब आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत भी अपने माल की जो सप्लाई करता है, बहुत सारी सेवाओं की सप्लाई करता है। आपने देखा होगा किस प्रकार दवाइयाँ हैं या कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उनका अफ्रीका के साथ अच्छे संबंध है ट्रेड को लेकर। तो हमारे पास भी ये विजन होना चाहिए कि किस प्रकार हम अफ्रीका के देशों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। चाहे आप इकोनॉमी की बात करो या जो कल्चरल है, पॉलिटिकल है, इन रिलेशन को भी आप यहाँ पे साथ में रख सकते हो। तो कैसे मान सकते हैं कि इनको हम करेंगे? तो हमारी एक रणनीति होनी चाहिए। तो 2050 तक भी अफ्रीका की जो आबादी है वो 25% विश्व की हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो भारत का क्या है, उदय अनिवार्य रूप से अफ्रीका के साथ एक साझेदारी के साथ जुड़ा हुआ है कि यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अफ्रीका के साथ हमारे संबंध बढ़िया होने चाहिए। हर एक दृष्टिकोण से, एक अलग अलग आप एंगल से इनमें बात कर सकते हो। तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, किसकी आई थी? ये आई थी एक विवेकानंद फाउंडेशन है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। कौन सी? भारत अफ्रीका साझेदारी, उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2023 की एक रिपोर्ट आई थी। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्री में भी ऐसा फैक्ट आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसकी है, लेकिन जैसे एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी हम उस पर बात करेंगे कि जैसे ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैं हर एक टॉपिक के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि मेंस के एग्जाम में आप यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको मॉडल आंसर पहले से प्रिपेयर हो। जैसे भारत अफ्रीका रिलेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, इस साल भी आए, ठीक है, आप जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे जो मेंस के एग्जाम लिख रहे हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ। कई लोग मुझे कॉपी चेक भी कराते हैं जो अभी इस साल मेंस लिख रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मैं हम आपके हिंदू के जो है करंट एनालिसिस देखते हैं। तो उनको बोलना चाहूँगा कि जैसे यदि अफ्रीका का कोई क्वेश्चन आता है, आईआर में वैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो अफ्रीका से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है उसके इंट्रोडक्शन में आप ये डाल देना कि हाल ही में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत अफ्रीका साझेदारी, उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2023 के अनुसार। मतलब एक हमारे पास ना केवल एक रोड मैप बताया गया इसमें, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम कैसे अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। एक व्यापक मतलब उस रोड मैप पर बात की गई है। तो आपने यदि इंट्रोडक्शन में ऐसी रिपोर्ट डाल दी, करंट हैपनिंग के साथ में डाल दिया, तो आपका इंट्रोडक्शन कितना रोचक हो जाएगा। एग्जामिनर को पढ़ के इतना मजा आएगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और बाद में जो विजन होंगे, जैसे इस रिपोर्ट के विजन तो डायरेक्ट नहीं लिखने, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये हो सकती है कि कैसे भारत के रिलेशन अफ्रीका के साथ कैसे अच्छे हो सकते हैं, कैसे हम अफ्रीका के साथ जुड़ के आने वाला जो हमारा, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं या वसुधैव जो कुटुंबकम है उसकी बात करते हैं। अभी G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे कीवर्ड जो अभी बोल रहा हूँ मैं, ये कीवर्ड आपको मेंस के एग्जाम में लिखने हैं, उसके बहुत फर्क पड़ता है। तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है, तो मैं जैसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कई बच्चों के आंसर देखता हूँ, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि आपको एक्चुअल में मॉडल आंसर लिखना कैसे चाहिए, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2 या 3 लाइन के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट। और यहाँ पे फालतू की बातें मत लिखना, उसकी बजाय आप टू दी पॉइंट को रिपोर्ट, इंडेक्स, डाटा, उससे आप शुरू करना, बढ़िया आपका इंट्रोडक्शन बना जाएगा। बाद में जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस क्वेश्चन को हेडिंग बना लेना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन की मेन थीम है उसको हेडिंग बना लेना। जैसे कई बार 2 हेडिंग हो सकती है, उसके पक्ष में हो सकता है, उसके विपक्ष में हो सकता है, उसके कारण हो सकते हैं। जो भी हेडिंग है कि इसका हाँ ये कारण हो सकता है, तो हेडिंग बना के, या आप फ्लो चार्ट बनाते हो, यहाँ पे बॉडी पार्ट में फ्लो चार्ट बनाते हो, तो यहाँ पे वो हेडिंग डाल देना। फिर उस फ्लो चार्ट में जो भी आइडियाज़ आपके वो डाल देना, ठीक है। बाद में उसका दूसरा पक्ष है, उसको फ्लो चार्ट से लिख सकते हो, या जो आपकी मर्जी है। आप 2-3 लाइन में लिखो,
बुलेट पॉइंट में लिखो या डायग्राम फ्लो चार्ट से लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये एक तरीका होता है। और लास्ट में एक विजन होना चाहिए कंक्लूजन में, कि आप एक बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी एंडिंग करते हो, एक जो भी आपने ऊपर चर्चा की है उसका एक समाधान आप प्रेजेंट करते हो। तो मैं हमेशा इनमें बात करूंगा, क्योंकि मज़ा इसी में है कि आप ना केवल आर्टिकल पढ़ो बल्कि उसका मेंस के एग्जाम में कैसे उसका उपयोग करोगे वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो अफ्रीका से जुड़ा हुआ कोई भी है, आप इस बात को समझ गए हो, आपके पास ये नोट्स हैं, ये PDF डेली में जब भी मुझे समय मिलता है 3-4 दिन के नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने कोशिश की मैं डेली बनाऊं, लेकिन इतना समय नहीं मिल पा रहा था। आपको मैंने बताया कि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, तो कंटेंट ऐसे ही नहीं लिखा जाता, उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अच्छे अच्छे चीज़ें डालते हैं उसमें। जैसे आपने इथिक्स की किताब आपके हाथ में, लगभग विद्यार्थी जो अपने से जुड़े हैं, काफ़ी लोगों ने इथिक्स की बुक खरीदी है, तो उनका ये मानना है कि बहुत अच्छा कंटेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आगे अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ। तो डेली वीडियो नहीं हो पाता, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जो भी टॉपिक आपको लगातार मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। और भी जिम्मेदारियाँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डेली नहीं हो पा रहा है। कोशिश की थी लेकिन डेली नहीं हो पा रहा है। तो 2-3 दिन से अच्छी बात है कि जो अच्छे अच्छे आर्टिकल उनको हम वैसे भी डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। और PDF आपको टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च करना टेलीग्राम में स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाखड़, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है, आप आराम से वहाँ पे ये PDF वगैरह देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि कैसा मॉडल आंसर रहता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अभी लास्ट में क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे आपको मॉडल आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। परफेक्शन की तरफ मत जाओ, छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भर लो, फ़ायदे में रहोगे, मतलब अच्छा आपके लिए रहेगा। कि परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा, आप ये सोचते हो मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ सब कुछ कर लूँ, ऐसा उसकी ज़रूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है। नॉर्मली चीज़ों को सामान्य दृष्टिकोण से देखते हुए अपने नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स जो भी कर सकते हो आप। तो इसमें बताया गया विजन में। तो इसमें साथ में ये भी बताया कि अफ्रीका क्या है। अफ्रीका कि बहुत सारे देश अभी क्या है, संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, ट्रांजिशन के जोन से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में, विशेषकर इथोपिया है, सूडान है, जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, हाल ही में कई जगह आपने देखा होगा सूडान वगैरह में कई सारे संघर्ष चल रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, ठीक है, कई जगह हिंसा हो रही है, मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। तो ये अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं में ये होता है कि भारत की क्या जिम्मेदारी है। आपने ये देखा होगा कि हमारी विदेश नीति क्या कहती है। हमारी विदेश नीति संपूर्ण विश्व के जो भाईचारे की बात करती है, शांति की बात करती है। तो कहीं ना कहीं भारत का भी एक यहाँ पे एक रोल होना चाहिए। जो भी ये घटना घट रही है उसमें भारत अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, चाहे जैसे मानवाधिकार की रक्षा में या लोगों की जो समस्या है, कोविड-19 में आपने देखा किस प्रकार भारत अपनी जो दवाइयाँ हैं, टीके हैं, वो वहाँ तक पहुँचा रहा था। तो भारत का एक बड़ा यहाँ पे रोल दिखाई देता है, और लोकतंत्र शांति प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। और अफ्रीका में आप जानते हो कि बहुत सारे, मतलब आप इन देखोगे बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे, बहुत सारी बीमारियां हैं या कुपोषण की समस्या है, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण की समस्या है, बहुत सारे आपने देखा कई उठापटक वहाँ पे चल रहे हैं। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो कई सारे संक्रमण के दौर से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि वहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। तो इस संक्रमण के दौर में और दौर के बाद में आप देखना एक समय आएगा जब अफ्रीका की स्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपके जो लोकतंत्र है वहाँ पे स्थायी रूप से देखने को मिलेगा। कई देशों में पहले भी आया था, ऐसा क्रांति आई थी और वहाँ पे एक अच्छा लोकतंत्र बना था। तो जब लोकतंत्र विकास होता है ना, तो कई देश उसके साथ जुड़ते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से। तो हमारे पास भी एक अच्छा अवसर है, इसको हमें देखना चाहिए। और इस अवसर को बुलाने के लिए कई देश तैयार बैठे हैं। चीन तैयार बैठा है, रूस अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है, USA, कई देश ऐसे हैं जो इस खालिस्तान को भरने के लिए तैयार है या अपने अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं। तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे आप ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करो, खनिज की बात करो, या जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें बताया भी गया कि चीन ने 2000 से ही पॉलिसी अपनाई थी कि किस प्रकार अफ्रीका का वो एक बड़ा आर्थिक साझेदार आज बन गया है। उन्होंने कई अपनी जो बोलते हैं कि जो उनकी पॉलिसी है उसमें कैसे उधार देकर उन देशों को कर्ज बनाया जा रहा है, ऐसा कई बार न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन वो तो सब अपने देश की पॉलिसी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कई प्रकार के जैसे संसाधन प्रदाता है, फाइनेंसर की बड़ी एक भूमिका निभा रहा है। तो भारत के लिए भी एक चुनौती है कि किस प्रकार चीन के साथ भारत वहाँ पे अफ्रीका में अच्छा कर सकता है। अफ्रीका में भारत वैसे अच्छा कर भी रहा है, ठीक है। भारत ने कई कई क्षेत्रों में अच्छा काम वहाँ पे किया है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मेडिकल की जो अच्छे इक्विपमेंट है या दवाइयाँ हैं उनको देखकर अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जैसे चीन की जो पॉलिसी थी कि वहाँ के किस प्रकार जो उनके नेता हैं, उनके जो प्रमुख है वहाँ पे अफ्रीका में कई बार कितनी यात्रा कर चुके हैं। अफ्रीकन जो राष्ट्र के नेता है वो भी चीन का दौरा करते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए कि जैसे इसमें लिखा भी है कि नई दिल्ली के लिए आवश्यक है कि वह समय समय पर अपनी अफ्रीका नीति की समीक्षा करे और आवश्यक बदलाव करके उसमें कुछ लचीलापन या कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़े, ताकि हमारे रिलेशन भी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब भी किसी देश के साथ जब रिलेशन बनते हैं ना, तो वो रिलेशन केवल पॉलिटिकल नहीं होते हैं, आर्थिक भी होते हैं, सामरिक भी होते हैं, या आपके जो पीपल टू पीपल जो वार्ता होती है, कई सरकारी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सब कीवर्ड जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इनको आप जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ में जैसे ये रिपोर्ट, उसमें भी 3-4 चीज़ें बताएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेंस के जो भी क्वेश्चन मॉडल आंसर होता है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इस रोड मैप में क्या बताया गया, विशेषकर 4 बातों पर फोकस किया गया है।
कि किस प्रकार भारत और अफ्रीका की जो साझेदारी को हम गहरा कर सकते हैं, अच्छे मतलब जो रिलेशन बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक सबसे पहला पॉइंट है कि राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से हमें ऐसा करना चाहिए, सहयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, कौन सा? हाँ, विशेषकर जैसे आप इसको बता सकते हो कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा भारत अफ्रीका को लेकर कई प्रकार के शिखर सम्मेलन होते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2015 में हुआ था। ठीक है, भारत अफ्रीका जो फोरम शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ था, तो इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मतलब हर साल पे हो सकता है, कोई भी डिप्लोमेटिक वार्ता हो सकती है। तो ये हाँ यहाँ पे लिखा भी है। और इसके अलावा कई प्रकार की जैसे रणनीतिक एक वार्षिक रणनीतिक वार्ता भी हाल ही में ऐसी चर्चा चल रही है कि होने वाली है। साथ में जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा किस प्रकार भारत ना विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी जो समस्या है उनको आवाज़ दे रहा है। तो ये हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम कहीं ना कहीं जो अफ्रीका की समस्या है उनको भी इस फोरम पे रखें, G20 प्लेटफॉर्म पे उठाएं। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि अफ्रीकन राष्ट्र भारत को वैसे भी बहुत अच्छा मानते हैं, एक अच्छा लोकतंत्र मानते हैं, एक अच्छा हितैषी या उनकी हेल्प करने वाला मानते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है। दूसरा जैसे ये है कि रक्षा और सुरक्षा के सहयोग में आप जानते हो कि आजकल हम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो आप समझ सकते हो कि यदि इनके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमें एक अच्छा बाजार मिल सकता है, हमारी जीडीपी को फायदा हो सकता है, बहुत सारे मतलब आप इन चीज़ों को साथ में बता सकते हो। इसके अलावा जैसे आतंक विरोधी या साइबर सुरक्षा को लेकर कई सारी चीज़ों पर आप एक साथ काम कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अफ्रीका आर्थिक और विकास सहयोग की बात करें तो हमने देखा किस प्रकार हम जैसे $98 बिलियन जो है अभी हमारा जो व्यापार आपस में चल रहा है। और इसके अलावा जैसे अफ्रीका ग्रोथ फंड की बात चल रही है, उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा ये काम आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आप बता सकते हो, सामाजिक सांस्कृतिक में आप बता सकते हो कि कैसे मतलब आप देखना कई अफ्रीकन राष्ट्र उनके जो स्टूडेंट हैं हमारे देश में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करते हैं, हमारे उनके साथ कोलोब्रेशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थिंक टैंक है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें सहयोग करते हैं। नागरिक समाज एक दूसरे की जो सोसाइटी है कैसे जुड़ती है, कैसे जो समस्याएं होती है उनका समाधान निकालती है, मीडिया संगठन से लेकर कैसे पीपल टू पीपल जो आप वार्ता कह सकते हो, उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड है ना यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये 4-5 कीवर्ड अपनी मेंस के एग्जाम में लिख के आते हो, इनमें तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा इसमें, और सभी कीवर्ड के साथ एग्जाम्पल भी है। तो आप मॉडल आंसर एक इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने एक हेडिंग दी, एक कीवर्ड बनाया और आपने उसमें जो भी आपको लिख सकते थे ये कीवर्ड आपने हेडिंग दी और आराम से इसका लिखा। कई प्रकार के मॉडल आंसर बन सकते हैं, जितने व्यक्ति होते हैं, जितने माइंड होते हैं, उतने उतने आप मॉडल आंसर देखोगे। टॉपर्स की कॉपीज देखते हो तो अलग अलग विविधता आपको देखने को मिलती है, जो आपको सूटेबल करती है उसको अपना लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है मेंस में, देखो ये 2021 की एग्जाम है, पुराना क्वेश्चन नहीं है। आर्टिकल पढ़ने के बाद में ये कोशिश होनी चाहिए कि ये इसको मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट लूँ। जैसे यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास के रहे हैं, कहानी के रहे हैं, तो आगे के जो दशक है किन के रहेंगे, अफ्रीका के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में हाल ही के वर्षों में अफ्रीका में भारत का प्रभाव का परीक्षण कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आइडियाज़ भी आ सकते हैं जो अभी हमने ऊपर चर्चा की है। इंट्रोडक्शन पार्ट में तो आप ये डाल ही सकते हो, बिल्कुल जो अभी हमने रिपोर्ट देखा है वो डाल सकते हो। फिर क्वेश्चन की जो डिमांड होती है, जैसे डिमांड इसकी क्वेश्चन की कैसे पकड़ते हैं कि पहले के दशक विकास के रहे हैं तो ठीक है, तो उनके रहे, आगे के दशक अफ्रीका के हो सकते हैं, तो आप ये बता सकते हो इस बॉडी पार्ट में कि अफ्रीका के कैसे हो सकते हैं। तो ये फिर आपके पास अच्छा है कि उनके पास पॉपुलेशन कितनी है, उनके पास संसाधन कितने अच्छे हैं, कैसे वहाँ पर लोकतंत्र का आजकल विकास हो रहा है। एक अच्छा मतलब आप हर एक दृष्टिकोण से उस एंगल पर बात कर सकते हो। और जब भी ऐसी चीज़ें बोल जाओ कि लिखूँ क्या, तो ये याद कर लेना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जितने भी आयाम हो सकते हैं आप इनमें डाल सकते हो। और साथ में अगली जो हेडिंग है, एक दूसरा आयाम और इसका किसका, अफ्रीका में भारत का प्रभाव का परीक्षण करना है। तो आप इसमें डालना कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है अफ्रीका में। जैसे अभी ये विजन की बात करें, 4-5 ये विजन की डाल सकते हो, लेकिन साथ में आलोचना भी करनी है कि चीन के मुकाबले कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा वहाँ पे पीछे हो रहा है। तो समीक्षा करने का समय आ गया कि भारत और जो अफ्रीका की रिलेशन जो विदेश नीति है उसको थोड़ा सा समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या और सुधार हो सकता है। फिर लास्ट में कंक्लूड कर देना कि ये बात सही है कि मतलब जो पिछला दशक था एशिया का है, लेकिन आने वाला दशक निश्चित रूप से अफ्रीका का है। एशिया का भी है लेकिन अफ्रीका का और हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना काफ़ी बाकी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हर एक सेक्टर में। तो आप बता सकते हो वहाँ पर भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन भारत को थोड़ा सा कुछ दिशा में अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप एक अच्छा मॉडल आंसर लिख सकते हो। अपनी तरफ से फालतू की बातें मत करना, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हेडिंग बना के लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका होता है आंसर लिखने का, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपने एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि जो क्वेश्चन की डिमांड वो आपने कहाँ दर्शाई। आपने जैसे ये डिमांड थी, ये लिख ली, एक डिमांड ये थी, बॉडी पार्ट की मुख्य रूप से 2 डिमांड थी, लेकिन आलोचना भी बनती है यहाँ पे कि जैसे अभी हमने उस ऊपर वाली रिपोर्ट में देखा कि जितना अच्छे रिलेशन हमारे होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए, चीन हमसे कितना आगे निकल गया, तो थोड़ी बहुत आलोचना भी बनती है। और लेकिन कंक्लूड में फिर आलोचना नहीं, कंक्लूजन में आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इन चीज़ों को लिखना है। अब भारत अफ्रीका रिलेशन को लेकर प्री के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, ये तरीका अपना लिया ना पढ़ने का तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपका रास्ता, आपको कचरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली तरीके से पढ़ सकते हो। और ये होता है कि जैसे गाइड करता चलता हूँ आपको ये सब पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे एक कमेंट कॉमन रहता है कि सर
क्या आपके नोट सफिशिएंट है ये, हमें और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सफिशिएंट नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा सफिशिएंट है कि हाँ, ये उस दृष्टिकोण से सफिशिएंट है कि आपको मेंस के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छे अच्छे मॉडल आंसर चाहिए, अच्छे तरीका लिखने का तरीका चाहिए, अच्छे डायग्राम चाहिए, अच्छे डाटा चाहिए, तो उसके लिए सफिशिएंट है। मेंस में अच्छा तरीका आपको यहाँ पे बताएगा। बाकी एक मंथली मैगजीन आप जो भी पसंद करो, दृष्टि की कर लो, आपको विजन पसंद है विजन कर लो, कोई भी एक कर लो। विजन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वो देख लो। एक मैगजीन तो आपको करनी पड़ेगी आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में। यदि न्यूज़पेपर आप कवर कर लेते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपका काम बन सकता है। जैसे ये नोट्स आप ये सोचो ना कि मुझे भी तो एग्जाम देना है, तो ये नोट्स मैं उसी हिसाब से तैयार कर रहा हूँ कि हाँ मेरे ये मेंस में अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, यहाँ से बार बार इनको रिवाइज कर लूँगा, फिर एक मैगजीन देख लूँगा जो प्री और मेंस में दोनों में काम आ जाएगी। इतना ही पढ़ना है बस। करंट अफेयर में 2 ही रिसोर्सेज फॉलो करने, इसके अलावा नहीं करने। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी केस स्टडी इसमें बताई गई मुंबई को लेकर। आपने देखा होगा कि जो शहरी बाढ़ है उसके क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, और बाढ़ को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास नए जो नवाचार होने चाहिए, कैसे हम इन समस्या को समाधान निकाल सकते हैं। तो देखो, आप ये मानते हो कि चलो कई बार प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय कारक भी जिम्मेदार हैं। जैसे बाढ़ के लिए आप ये जानते हो कि यदि हम सही से उनका पहले से मानचित्रण कर लें कि किन किन क्षेत्र में समस्या आती हैं, जैसे हम विशेषकर शहरों में देखते हैं कि बुनियादी ढांचे की समस्या रहती है, कई बार जो नाले होते हैं बंद हो जाते हैं, उसमें कचरा डाल दिया जाता है, कई सारी समस्याएं, तो इनसे निपट लें हम, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान है। तो इसमें बहुत अच्छी बात बताई, किसको लेकर, क्राउड सोर्स जो डाटा है ना उसको बताया गया। एग्जाम्पल के लिए आप इस बात को समझो, जैसे मुंबई है, वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, आप जानते हो मानसून के समय और ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। तो जैसे आपका एरिया मुंबई में आप रह रहे हो, आपका क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं पानी भर रहा है, ठीक है, या मतलब बाढ़ की समस्या बन रही है, कहीं ना कहीं जो पानी आप कह सकते हो वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है, तो आप ये समस्या कहाँ पे डालते हो? ट्विटर पे डालते हो। ठीक है, ये समस्या ट्विटर पे डालते हो, तो वहाँ की जो बॉडीज़ है जो आपके लिए गवर्नेंस का काम करती है, वो ट्विटर से आपकी शिकायत लेके, हो सकता है आपकी शिकायत जल्दी निपटारा करे, है ना। तो फिर सभी लोग ऐसा करें, ट्विटर पर अपनी समस्या डालें या कहीं और कहीं समस्या डालें जहाँ एक प्लेटफॉर्म हो। तो इन समस्याओं का डाटा एक बनता है, डाटा बन के इनका मैप बन सकता है कि इस क्षेत्र में हर साल ये समस्या आती है। तो ऐसा करके दिखाया है वहाँ के जो ऑफिशियल है मुंबई के, जो इस कार्य में मुंबई आईआईटी के, सॉरी, इसमें मुंबई आईआईटी की स्टडी है, और बाकी और भी इसमें गवर्नेंस के लोग लगे हुए हैं। तो इसमें बताया कि ऐसा करके उन्होंने क्राउड सोर्स यानी जनता से डाटा लेके समस्याओं को समाधान निकालने की कोशिश की है। तो इसको लेकर आर्टिकल है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, डायरेक्ट नहीं बने तो मेंस के एग्जाम में आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां समाधान बताओ, तो ये बताना कि हाल ही में मुंबई आईआईटी ने ऐसा करके दिखाया है कि जो क्राउड सोर्स डाटा है उसका उपयोग वहाँ की जो फ्लड की समस्या है उसको कम करने में उन्होंने किया है। एग्जाम्पल लिख दिया, इतना बढ़िया एग्जाम्पल लगेगा, आप मेंस के एग्जाम में देखोगे आप करंट अफेयर का अच्छा एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी न्यूज़पेपर से। तो इसमें जैसे इस फोटो में आप देखोगे, इसमें बताया भी गया है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मतलब ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये था कि मुंबई में एक समस्या थी कि जैसे वहाँ ऑलरेडी मौसम विभाग के द्वारा या अन्य के द्वारा क्या हो रहा था, अच्छे जैसे 60 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए थे, लेकिन वेदर स्टेशन तो ये देगा ना भाई कितनी वर्षा होने वाली है, वेदर स्टेशन ये नहीं बताएगा कितना जल स्तर बढ़ गया है, वाटर लॉगिंग कितना हो रहा है, फ्लड की समस्या कितना हो सकती है, क्योंकि अभी इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना यहाँ पे इन मशीनों में लगा नहीं है। तो वहाँ पे ये काम आता है, क्राउड सोर्स वाला डाटा काम आता है। तो फ्लडिंग के डाटा क्राउड सोर्स से लेकर रियल टाइम हम क्या कर सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं, रियल टाइम समस्या का समाधान वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम ऐसा बन सकता है जो फ्लड रिलेटेड डाटा एकत्र करके न केवल जो सार्वजनिक कर सकता है बल्कि इनकी समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। तो ये इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया था। तो ये आपको कैसा लिखना है कि जैसे क्वेश्चन आ गया, कोई भी शहरी बाढ़ का क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे एज ए केस स्टडी आप बता सकते हो कि मुंबई में ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। हालांकि अभी 100% इसके डाटा की सफलता के डाटा आने बाकी हैं, इनके जो आउटकम निकल के आएंगे रिव्यू होना बाकी है, लेकिन फिर भी ये समाधान प्रदान करता है, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें जो अभी हमने बात की वही बातें, और आपको कैसे इनका उपयोग करना है वो आप जानते हो। मेंस के एग्जाम पहले भी कुछ शहरी बाढ़ को लेकर कितने क्वेश्चन आए हैं, हैदराबाद को लेकर, तो इनमें बता सकते हो आप। ठीक है, आगे है जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो एक स्कीम है, जो हर घर जल वाली स्कीम है अपनी, जल शक्ति मंत्रालय की हर घर जल मिशन। ठीक है, इसके कुछ डाटा वगैरह आए थे। और जैसे आप जानते हो कि जब 2016 या उसके बाद में जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रही थी कि इनका एक नारा भी था कि हम 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाएंगे, नल के माध्यम से, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाएंगे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत सारी पानी की समस्या होती है। तो इसके डाटा भी आए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये टॉपिक सोशल जस्टिस में एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो, या कभी कभी क्या होता है पूरी स्कीम को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आपसे स्कीम को लेकर क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाएगा, क्या ये स्कीम सक्सेस रही है, क्या इसमें समस्या रही है, कैसे आप इनका समाधान प्रदान करोगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस के एग्जाम के लिए। और प्री के एग्जाम के लिए स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय की है, इसमें क्या क्या डाटा है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। कुछ डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें डाटा बताए गए हैं कि जैसे
जब ये स्कीम के बारे में बात चल रही थी विशेषकर 2016 में, तो उस समय जैसे ये एक आइडिया लगाया गया था कि प्रतिदिन कितना जल मतलब पानी का कनेक्शन गांव में लगभग उपलब्ध है, उसका डाटा बताया गया था। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के घरों की तादाद इसमें डाटा देके बताया गया है। साथ में जैसे हम बात करें, जैसे 2019 में जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने ये बताया था कि 2024 तक हम ग्रामीण इलाकों तक क्या करेंगे, पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छा मतलब उनकी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन थोड़ी सी समस्या आई है। चाहिए थोड़ी सी समस्या की भी बात करेंगे। आप ये बता सकते हो क्वेश्चन में कि समस्या क्या थी? आप कोविड-19 को लेकर बिल्कुल बता सकते हो। 2 साल के बीच में काफ़ी समस्या रही आपूर्ति को लेकर। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी इसमें बताया जा रहा है कि कई सप्लाई चेन की बाधा आई है। लेकिन एक इसमें और चीज़ है, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार की इसमें आर्टिकल में बात नहीं की गई, लेकिन जब आप अपने आसपास देखोगे, जहाँ से आप आते हो, जैसे कुछ गांव में, मैं अपने आसपास कुछ गांव देखता हूँ, अच्छे मॉडल गांव है, यदि उनके जैसे जो जनप्रतिनिधि है अच्छे हैं, तो उन गाँव में देखा है ये जो स्कीम है बहुत अच्छी सक्सेस, इनको सफलता मिली है। अच्छी गांव में एक बड़ी वाली पानी की टंकी बनी है, अच्छे जो नल है उनको घरों से जोड़ा गया है, वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग जागरूक थे। तो जो स्थानीय अधिकारी है, चाहे आप जो भी आप ले सकते हो, जो इस स्कीम के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, वो लोगों को उसका पानी मिल रहा है। लेकिन मैं आसपास दूसरे गाँव की बात करूँ, कुछ गाँव का नाम लेना ठीक नहीं है, कई गाँव की बात करूँगा, उसमें अधिकांश संख्या में वो गाँव आते हैं। सक्सेस वाले गांव कम है, समस्या वाले गांव ज़्यादा है, जहाँ पर ये मैंने देखा है कि कागजों में नल लग चुके हैं, टूटी भी लग चुकी है, गांव वाले पानी भी पी रहे हैं, घर वाले भी पानी पी रहे हैं, कागजों में पी रहे हैं, रियल में नहीं पी रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की एक निशानी है, समस्या आई है। तो इस स्कीम में थोड़ी सी जो समस्या आई थी, अभी इसको हम फेल तो नहीं कह सकते, स्कीम फेल होगी, फेल तो नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने नज़दीकी चीज़ों की बात करूँ जो मैंने देखा है, फेल तो नहीं कह सकते, इसकी सफलता अच्छी है मतलब। और मेंस के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़्यादा मतलब वो मत करना, बाल की खाल मत निकालना, ज़्यादा मतलब मार्क्सवादी नहीं बनना। यहाँ पे आप बताओ समस्या, उसको गिनाओ। जैसे अभी हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, जो भी पारदर्शिता की समस्या है उनकी बात करो आप, लेकिन ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत लिखना कि ये तो बिल्कुल फेल हो गया, एक सरकार ने अच्छा किया ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, उस पर नहीं करना है। हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो आप उन चीज़ों को बताओ कि जैसे पहले कितना था, जब 2019 में ये लॉन्च किया गया था तो लगभग कितना था, 16% लोगों तक ग्रामीण जल पेयजल की आपूर्ति थी, लेकिन आज 64% है। तो ये सफलता तो मिली है। आप इसको थोड़ा पॉजिटिव भी बताओ, इसके बारे में कितना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है। हाँ, इसमें एक समस्या, आप जब समस्या की बात करो तो ये भी बता सकते हो कि एक जो निवेश की है, फंड की एक समस्या थी, है ना, फंड की भी बात कर सकते हो। फंड की एक समस्या थी, कोविड-19 बीच में आ गया था, आप सप्लाई चेन की बाधा लिख सकते हो, फिर भ्रष्टाचार इनके भी बारे में बात कर सकते हो। ऐसी कई सारे जो रीजन है उनको गिना सकते हो, लेकिन सफलता है इसमें कह सकते हैं, काफ़ी इसमें सफलता मिली है। हालांकि जो 100% टारगेट था कि हम लगभग कवर कर देंगे, वो नहीं हो पा रहा है। आने वाले वक्त में हो जाएगा, कोई बात नहीं। जिस हिसाब से जो भी लूप होल है उनको मिटाया जाएगा निश्चित रूप से। जहाँ पे गाँव में जो भ्रष्टाचार हुआ था नल को लेकर, सरकार ने अच्छा काम भी किया, कई अधिकारी जेल में गए, ठीक है, जनप्रतिनिधि भी जेल में गए जो भ्रष्टाचार करने वाले, तो अच्छा प्रयास तो हो ही रहा है, कोशिश की जा रही है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस वाली योजना आ जाए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के एग्जाम में। और कुछ डाटा की पहले कितना था, अब कितना है, कब इसको लॉन्च किया गया था, ये डाटा भी लगभग जैसे भारत के लगभग 25 करोड़ घरों तक अभी क्या 2016 में हर दिन प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल की प्रदान करने वाला जो पानी का नल कनेक्शन दुर्लभ है, मतलब थोड़ा सा समस्या थी वहाँ पे, है ना। तो कुछ डाटा आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा ये किस स्कीम, किस मंत्रालय की, इसमें क्या क्या काम हो रहा है, उसको बता सकते हो आप। और समस्या थी कि कोविड-19 को लेकर, जैसे सरकारी अधिकारियों को दावा है कि ऐसा हुआ था, बाकी हम भी मान सकते हैं कि कोविड-19 बीच में 2 साल मतलब ठीक नहीं रहे, जो भी समस्या आई थी वो बता सकते हो। ये चीज़ें इसमें आप जरूर इसमें क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो। बाकी देखो, कुछ अच्छे आर्टिकल और भी आएंगे। द हिंदू में 1-2 आर्टिकल मैंने देखे, बाकी इंडियन एक्सप्रेस में इसमें इस स्कीम को लेकर कुछ अच्छे आर्टिकल आते हैं। वहाँ पे अच्छे जो रीजन है ना, अच्छे रीजन और उनका सॉल्यूशन जो आप है कीवर्ड लिख लेना, आपके काम आएंगे। लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि केंद्र सरकार को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए, जैसे इसमें से अभी कहा जा रहा है कि जो डाटा हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें हो सकता है उनको छुपाया जा रहा हो, कई सारी समस्या देखने को मिली है, लेकिन उनसे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। आप ऐसा जरूर कह सकते हो कि हाँ, जो डाटा वगैरह है इनका जो रिव्यू है वो थर्ड पार्टी से या कोई अच्छी आप ऑर्गेनाइजेशन उनके माध्यम से करा सकते हो। तो केंद्र सरकार को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जो पारदर्शी तरीके से ज़मीन पर इस योजना के प्रदर्शन का खुलासा करें। ठीक है, ये हिंदू में से आर्टिकल आया था, तो इसको आप कैसे एग्जाम में यूज़ करोगे आपकी मर्जी है। और ये हमारा आज का लेसन समाप्त हुआ, और आशा करता हूँ लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट तक पहुँचे हो तो कमेंट करके बता सकते हो कैसा आपको लेसन लगा है। लाइक जरूर करना है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।